जहां से चंबा डैम दिखाई नहीं दे रहा था। जुनूब की तरफ एक टीला नजर आया। डैम उस टीले के पीछे था। वापस आया तो राजू तख्त पर बैठा हुक्का पी रहा था। दालान में आग का छोटा सा अलाव रोशन था। मैं सलाम करके राजू के पास बैठ गया। इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे कहा, चचा, मैंने देखा है कि जो अंग्रेजी लिबास हम दोनों मियाँ बीवी ने पहन रखा है उसे देखकर देहाती हमारे ज्यादा करीब नहीं आते। वो हमें अजनबी समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस इलाके के देहाती लोगों में घुल मिल जाएं ताकि हमें यहाँ के रहन सहन के बारे में ज्यादा इल्म हो सके। राजू मुस्कुराया और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हें यहाँ हमारे जैसे कपड़े पहन कर आना चाहिए था और नहीं तो खद्दर का कुर्ता पाजामा ही पहन लेते। मैंने मतलब की बात जबान पर लाते हुए कहा, चचा, अभी हमें चंबे और कांगड़ा की सारी वादी की सैर करनी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें देहाती कपड़े दे दो? मैं तुम्हें उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इस पर नेक दिल देहाती ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा, हम अपने कपड़े नहीं बेचा करते। तुम्हें अगर देहाती कपड़ों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसकी तुम फिक्र न करो। 1 घंटे के बाद जब मैं और पोशाली उस नेक दिल मुसलमान देहाती के मकान से रुखसत होने लगे तो हम दोनों ने वहाँ के देहाती लिबास पहने हुए थे। कंधों पर स्याह धारियों वाले मोटे कंबल थे। अपने कपड़े हमने चमड़े के बैग में बंद कर लिए थे। उसी बैग में कपड़ों के साथ ही साइलेंसर वाले रिवॉल्वर और जहरीले सिगार भी मैंने संभाल कर रखिए थे। गांव से निकलते ही हम दरख्तों की ओट में होकर उसी गांव की तरफ चल पड़े जहां विष्णु माता का मंदिर था। विष्णु का मंदिर निस्बतन छोटा था, जो चट्टान के साय में एक बड़े चबूतरे पर बना था। मंदिर की एक जानिब कच्ची छत वाली 4-5 कोठरियां थी। उनके आगे दरख्त तले एक सफेद गाय बंधी हुई थी। मंदिर से भजन गाने की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पोशाली को मंदिर के बाहर चबूतरे के पास बिठाया और खुद सीढ़ियां चढ़कर मंदिर की दहलीज पर आकर हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर विष्णु माता की मूर्ति को प्रणाम किया। साथ ही ये देख लिया कि एक मुंडे हुए सिर और मोटी तोंद वाला महंत देवी के चरणों में एक जानिब थाल में पड़े सिक्के और रुपए गिन रहा था। मेरी तरफ उसने तुर्श रवि से देखा और बोला, तुम इस गांव के नहीं लगते। मैंने सदरी की जेब से रुमाल निकाल कर खोला। उसमें से 10-10 के 2 नोट निकाल कर महंत के चरणों में झुककर पेश किए और हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं दक्खन का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है। विष्णु माता की यात्रा को आया हूँ। सर छुपाने को यहाँ आसरा मिल जाए तो आपकी और भी सेवा करूंगा। महंत ने मुझे मशकूक अंदाज में देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने सदरी की पोटली में से मजीद 10-10 के 2 नोट निकालकर उसके कदमों में रख दिए। महंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई बात नहीं बच्चा, वो कोने वाली कोठरी में चला जा, भोजन के पैसे अलग होंगे। मैंने 10-10 के 2 नोट मजीद पेश कर दिए। महंत की बातें खिल गईं। उसे अपने छोटे से गुमनाम मंदिर के लिए मुझ जैसा मुखय्यर यात्री और कौन मिल सकता था। मैं पोशाली को साथ लिए कोठरी में घुस गया। दोपहर को पोशाली के साथ मंदिर में विष्णु माता के दोबारा दर्शन किए। महंत ने फैले फैले होंठों से पोशाली को देखा और मेरे सामने उसके माथे पर भी तिलक लगा दिया। फिर मैंने पोशाली को साथ लिया और डैम की तरफ चल पड़ा। डैम का फौजी कैरिजन हमारी जानिब चीड़ के दरख्तों में वाक़ था। ये 4-5 छोटी छोटी बैरकों पर मुश्तमिल था। इर्द गिर्द खारदार तार की बाड़ लगी थी। फाटक पर सिख संतरी राइफल उठाए पहरा दे रहा था और 1-2 मंजिला बैरक के आगे गोल दायरे में रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। कुछ फौजी ट्रक और जीपें एक तरफ खड़ी थी। मैंने पोशाली को अच्छी तरह समझा दिया था कि बात बिल्कुल न करे, बस गरीबाना और आजिजाना सी शक्ल बनाए मेरे पीछे हाथ बांधे खड़ी रही। जब मैंने फाटक पर खड़े सिख संतरी से कहा कि मैं दक्खन से आया हूँ और मैं आचारी साहब से मिलना चाहता हूँ तो उसने गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और पंजाबी में मोटी सी गाली देकर कहा, नट जाए थुए। मैंने उससे तकरार करना मुनासिब न समझा और वहां से हटकर गैरिज्म के पीछे आ गया, जहां एक धोबी घाट बना हुआ था। कुछ झोंपड़ियां भी थी। 2 आदमी फौजी वर्दियां पत्थरों पर पटक रहे थे। 2 गधे दरख्त के नीचे बंधे चारा खा रहे थे। एक बूढ़ा धोबी बैठा हुक्का पी रहा था। उसके माथे पर विष्णु माता का तिलक लगा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, महाराज, हम परदेसी हैं, पीने को पानी मिल जाएगा। बूढ़े ने पास ही रखे घड़े की तरफ इशारा किया। मैंने मिट्टी के डोंगे में पानी निकालकर उसे ओक से पिया और पोशाली को भी पिलाया। मुझे मालूम था कि हिंदू डोंगे को मुंह नहीं लगाते। मैंने जैसे सस्ताने के लिए वहां बैठ गया। बूढ़े ने पूछा कि हम कहाँ से आए हैं। मैंने उसे भी यही बताया कि हम दक्खन से विष्णु माता के मंदिरों की यात्रा को आए हैं। बातों ही बातों में मैंने उस बूढ़े से मालूम कर लिया कि गैरिजन कमांडर मद्रासी मेजर आचारी गैरिजन के मगरबी किनारे वाले बंगले में रहता है। मेरे लिए ये इत्तला काफी थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि मुझे गैरिजन के अंदर कोई नहीं जाने देगा। मैंने शाम को मेजर आचारी से मिलने का फैसला किया और बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए वापस आ गया। शाम को दोबारा मैंने पोशाली को साथ लिया और मेजर आचारी के बंगले पर आ गया। वहां भी कोठी के दरवाजे पर पहरा लगा था, मगर यहाँ सिख की बजाय एक तमिल संतरी खड़ा था।
कुदरत मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तमिल जबान में कहा, मैं तमिलनाडु से आया हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं मेजर आचार्य साहब से मिलना चाहता हूँ। मुझे तमिल जबान में बात करते सुनकर मद्रासी संतरी बड़ा खुश हुआ। मुस्कुराते हुए तमिल में पूछा, मैं इतनी दूर से यहाँ कैसे और कहाँ से आ गया? मैंने कहा कि विष्णु माता की यात्रा का इरादा था, अब यहाँ माता के चरणों में ही रहकर बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि मेजर साहब भी मद्रास के रहने वाले तमिल हैं, क्या वो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे देंगे? मेरा नाम कृष्णमचारी है, ये मेरी पत्नी भाग्या है, ये उत्तर प्रदेश की है। मद्रासी संतरी को एकदम मुझसे हमदर्दी हो गई थी। इसकी वजह महज ये थी कि हम दोनों तमिल थे। इस वक्त मेजर साहब आराम कर रहे हैं, तुम 1 घंटे तक आना, मैं उनसे बात करूंगा। हम दोनों ने हाथ बांधकर उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से वापस आ गए। 1 घंटे बाद हम फिर मेजर आचार्य के बंगले के फाटक पर मद्रासी संतरी के पास खड़े थे। मद्रासी संतरी ने हमें एक तरफ बिठा दिया और बताया कि मेजर साहब अभी अभी उठे हैं और वो उनसे ड्यूटी खत्म होने पर बात करेगा। मैं और पोशाली परी भी चीज के दरख्त के नीचे बैठ गए। मैं इलाके का जायजा लेने लगा। तकरीबन आध घंटा गुजरा होगा कि एक डोगरा संतरी आता नजर आया। वो मद्रासी की जगह ड्यूटी देने आया था। मद्रासी संतरी में ड्यूटी का चार्ज डोगरा संतरी को दे दिया और हमारे पास आकर बोला, मैं साहब से जाकर बात करता हूँ, तुम यहीं बैठो। रात का अंधेरा अब वादी को अपनी आगोश में ले रहा था। बंगले के बाहर की बत्तियां रोशन हो गई थी। कोई 20 मिनट के बाद मद्रासी संतरी वापस आया और हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। मेजर आचार्य ड्राइंग रूम में आराम कुर्सी पर आतिशदान के पास बैठा सिगार पी रहा था। मेज पर चाय की प्याली थी। मैंने और पोशाली ने जाते ही हाथ जोड़कर मेजर आचार्य को प्रणाम किया और दरवाजे के पास कालीन पर बैठ गए। मेजर आचार्य की उम्र 40 बरस के करीब होगी। रंग मद्रासियों की तरह था। संतरी को उसने इशारे से वापस जाने को कहा और फिर तमिल जबान में मुझसे मुखातिब हुआ, तुम तमिल हो? मैंने कहा, जी साहब, मैं तमिल हूँ, मेरा नाम कृष्णमचारी है, ये मेरी पत्नी भाग्या है। मेजर आचार्य ने हमें अपने करीब आने को कहा। हम करीब जाकर कालीन पर बड़े अदब से बैठ गए। मेजर आचार्य पोशाली की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी पत्नी तमिल नहीं लगती, इसका रंग गोरा है। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश की है, मैंने देहरादून में इससे शादी की थी। मेजर आचार्य की आंखों में पोशाली के लिए जो हलचल नजर आ रही थी, मैं उसे अच्छी तरह समझता था। कहने लगा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या मद्रास में तुम्हें नौकरी नहीं मिली? मैंने झट कहा, सर, रामेश्वरम में मेरी छोटी सी खेती थी जिस पर मेरे माता पिता के देहांत के बाद दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और मुझे निकाल दिया। मैं पत्नी को लेकर बीजवाड़ा आ गया, वहां भी दुश्मनों ने मुझे टिकने न दिया और मैं देहरादून अपनी पत्नी के घर आ गया। लेकिन मैं खुद कमाकर अपनी पत्नी को खिलाना चाहता था। वहां से नौकरी की तलाश में चंबा आया। पता चला कि इधर कोई बंद बन रहा है जहां काम मिल सकता है। यहाँ आकर आपके बारे में मालूम हुआ तो हाजिर हो गया हूँ। शायद आप तमिल होने के नाते मेरी मदद करें। मेजर आचार्य शायद मेरी बातें नहीं सुन रहा था। उसकी नजरें बराबर पोशाली पर जमी हुई थी। जब मैंने अपना बयान खत्म किया तो वो सिगार का कश लगाकर बोला, ठीक है, तुम पति पत्नी मेरे यहाँ काम पर लग जाओ, मैं बंगले में अकेला रहता हूँ। तुम फुलवारी की देखभाल करना और तुम्हारी पत्नी भाग्या घर की सफाई वगैरह कर दिया करेगी। पीछे एक क्वार्टर तुम्हें मिल जाएगा, 200 रुपए तनख्वाह मिलेगी, खाना पीना मुफ्त है। उसने नौकर को आवाज देकर बुलाया और कहा, इन्हें कोने वाले क्वार्टर में पहुंचा दो। जब हम शुक्रिया अदा करके जाने लगे तो मद्रासी मेजर ने पोशाली की तरफ इशारा किया और कहा, भाग्या, तुम मेरे पलंग की चादरें बदल दो। अच्छा साहब, कहकर पोशाली वहीं बैठ गई और मैं नौकर के साथ कोने वाले क्वार्टर की तरफ चल दिया। 1 घंटे बाद जब पोशाली क्वार्टर में आई तो मैंने उससे पूछा कि मद्रासी मेजर ने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? पोशाली मुस्कुराने लगी, बोली, नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वो कोई हरकत जरूर करेगा, उसकी नीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, उसे अपने पीछे लगाए रखो, हम उसे अपने मिशन की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। पोशाली भी चारपाई पर लिहाफ ओढ़कर बैठ गई। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अपने बहन भाइयों के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। हमने मद्रासी गैरिजन कमांडर मेजर आचार्य के बंगले पर काम करना शुरू कर दिया था। मद्रासी मेजर अय्याश तबा था। पोशाली पर उसकी खास नजर इनायत हो गई थी। उसकी वजह से वो मेरे साथ भी दूसरे नौकरों की निस्बत इम्तियाजी सलूक करता था। मेरा काम बंगले के छोटे से बागीचे की देखभाल करना था। पोशाली बंगले के कमरों की सफाई करवाती, अपनी निगरानी में मेजर का खाना वगैरह तैयार करवाती और उसके बेडरूम की देखभाल करती। मैं शाम के वक्त अपने क्वार्टर में आ जाता, जबकि पोशाली देर तक बंगले पर ठहरती। यूं 1 हफ्ता गुजर गया। अब हमने अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पोशाली ने मद्रासी मेजर को ख्वाबों की एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया कि वो उसका गर्विदा हो चुका था। वो मद्रासी मेजर को खुद शराब बनाकर पेश करती और जब मद्रासी मेजर सुरूर की दुनिया में पहुंच जाता तो पोशाली उससे अपने मतलब
मतलब की मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू कर देती। ये काम वो इतनी होशियारी और अक्लमंदी से करती कि मद्रासी मेजर को नशे में किसी किस्म का शक न होता। 15-20 दिनों के अंदर अंदर हमने मद्रासी मेजर से वो तमाम मालूमात हासिल कर लीं जिनकी हमें ज़रूरत थी। हमें मालूम हो गया कि गैरिजन का एमुनेशन डिपो गैरिजन के बाहर एक ज़मीन दोज डंप में है और वहाँ भारी मिकदार में बारूद और ऐसे इंतहाई ताकतवर पेंसिल बम मौजूद है जिनकी मदद से पहाड़ियों को उड़ाया जा रहा है। हमें इन टाइम बमों की ही ज़रूरत थी। दूसरी तरफ मैंने मद्रासी मेजर की इनायत खास का फ़ायदा उठाते हुए डैम में घूम फिर कर उसका पूरी तफसील से जायजा लिया। डैम के बिजली घर में लगे हुए जनरेटरों और सुरंगों के टरबाइन को तबाह करना बेकार था। अगर हम डैम को 3 जगहों से उड़ा देते हैं तो सारे का सारा डैम मस्मार हो जाता और उसे दोबारा तामीर करने में एक लंबी मुद्दत दरकार होती। यही हमारा मकसद था। डैम का जायजा लेने के दौरान मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम किसी तरीके से डैम की नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 सुरंगों के अंदर छत के साथ ताकतवर टाइम बम लगाने में कामयाब हो जाएं तो ये डैम मस्मार हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों एक रात देर तक बैठे इसी नुक्ते पर गौर करते रहे कि तीनों सुरंगों के अंदर टाइम बम लगाने की क्या तरकीब हो सकती है। एमुनेशन डंप से बम निकाल कर लाना हमारे लिए अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा था। मैंने देख लिया था कि रात को एमुनेशन डंप के बाहर सिर्फ एक संतरी पहरा देता है और उसे काबू करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। सबसे मुश्किल मरहला सुरंगों में एक साथ टाइम बम को लगाना था। एक रोज मैंने मद्रासी मेजर से कहा कि डैम की खुदाई कराने के बाद सुरंगों में से जो मिट्टी निकली है वो बागीचे के गुलाबों के लिए बहुत मुफीद है। मेजर को फूल पौधों का बहुत शौक था, चुनाचे वो मुझे अपने साथ ऑफिस में ले गया और उसकी खास इजाजत से सुरंगों में जा पहुंचा। वहां से मिट्टी प्लास्टिक के थैले में भरी और देखा कि इन सुरंगों में भी कुछ काम हो रहा है। हर सुरंग में ऐसे मचान बने हुए थे जिन पर खड़े होकर कारीगर छत की फिनिशिंग और वेल्डिंग का काम करते थे। ये बात तय थी कि मुझे और पोशाली को अपनी जान खतरे में डालकर रात के वक्त सुरंग नंबर 1, 3 और सुरंग नंबर 5 में बम लगाने थे। दूसरी कोई तरकीब वहां काबिल अमल नहीं थी। चुनाचे उस रात जब पोशाली मद्रासी मेजर को सुलाकर क्वार्टर में आई तो मैंने उससे मशवरा किया और अगली रात मैंने एमुनेशन डिपो में जाकर मतलूबा टाइम बम हासिल करने का फैसला कर लिया। अगले रोज दिन के वक्त जंगली गुलाब की कलमें तराशने के बहाने में एमुनेशन डंप की तरफ गया और इर्द गिर्द का जायजा लेकर वापस आ गया और फिर रात तक अपने कामों में मसरूफ रहा। रात के 11 बजे तो चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। पोशाली अभी तक मद्रासी मेजर के बंगले से वापस नहीं आई थी। उसने मुझे कह दिया था कि अगर उसे देर हो जाए तो मैं अपने मिशन पर चला जाऊं। जब रात के 12 बजे तो मैंने जहरीला सिगार और माचिस जेब में रखी और क्वार्टर का दरवाजा खोलकर दूसरी जानिब से निकलकर एमुनेशन डंप की तरफ चल पड़ा। दरख्तों में अंधेरा और वादी सुनसान थी। मैंने एक हाथ में लकड़ी का छोटा सा डंडा पकड़ लिया था और इधर उधर देखता हुआ यूं आगे बढ़ रहा था जैसे किसी जानवर की तलाश में। एमुनेशन डंप के बाहर बत्ती जल रही थी। डोगरा संतरी पहरे पर खड़ा था। उसने दरख्तों में मेरे पाँव की आहट सुनी तो राइफल तान कर चौकस हो गया। मैं जल्दी से उसके सामने आ गया और एक जगह से झाड़ियों में डंडे को मारते हुए कहा, एक काली बिल्ली रोज आकर हमारा दूध पी जाती है। आज मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। अभी मेरे क्वार्टर गार्ड से निकलकर उधर भागी है। डोगरा संतरी बोला, रात के अंधेरे में बिल्ली तुम्हें नहीं मिलेगी, जाकर सो जाओ, सुबह देख लेना। मैं झाड़ियों और ऊंची घास वाले गढ़ों में फर्जी बिल्ली को तलाश करता डोगरा संतरी के पास आकर बैठ गया और जाहिर किया कि मैं सख्त थक गया। मैंने कंबल कंधे पर लपेट रखा था। गहरी सांस लेकर कहा, उस हरामजादी बिल्ली ने मुझे थका दिया है। अब आई तो मेजर साहब से पिस्तौल लेकर उसे गोली मार दूंगा। संतरी जानता था कि मैं गैरिजन कमांडर के बहुत करीब हूँ। खड़े खड़े बोला, यार मेजर साहब से कहकर मेरी दिन की ड्यूटी लगवा दो, रातों को जाग जाग कर तंग आ गया हूँ। मैंने कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं सुबह ही मेजर साहब से बात करूंगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। इस दौरान में मेरी तेज निगाहों ने आसपास का भरपूर जायजा ले लिया था। वहां हमारे सिवा कोई नहीं था। दूर मेजर के ड्राइंग रूम में बत्ती जल रही थी। मैंने जेब से जहरीला सिगार निकाल कर सुलगा लिया और संतरी का आखिरी वक्त आ गया था। मुझे सिगार पीते हुए देखकर वो बोला, तुम सिगार भी पीते हो। मैंने माचिस फेंकते हुए कहा, हम मद्रासी बड़े शौक से सिगार पीते हैं। मद्रास में सिगार बड़े सस्ते मिल जाते हैं। मैं सिगारों का पूरा डिब्बा भर कर लाया था। अब तो बस थोड़े से रह गए हैं, कभी कभी पी लेता हूँ, तुम पियोगे? डोगरा संतरी बोला, नहीं भाई, मैं ड्यूटी पर तंबाकू नहीं पीता। मैंने सिगार के 2 कश लगाए। तीसरे कश पर आंच जहरीले महलूल तक पहुंचने वाली थी। मैंने तीसरा कश लगाया और उठकर डोगरा संतरी के सामने आ गया। देखो इसकी कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने सिगार का 1 कश और लगाया और धुआं उसकी तरफ छोड़ते हुए सिगार का रुख संतरी के मुंह की तरफ करके सिगार को दरमियान से दबा दिया। सिगार के आंच वाले किनारे के ऊपर से मोहलक तरीन जहर की एक फुहार निकलकर संतरी के चेहरे पर पड़ी। मैंने उसे संभाल लिया क्योंकि फुहार मुंह पर लगते ही वो बेहिस होकर गिरने लगा था। मैंने उसे लिटा दिया।
गर्दन घुमाकर गैरिजन की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। मैंने संतरी के दिल पर हाथ रखा। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी।